हम्म। हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, चल रही है प्रॉपर रिवीजन? पिछला टेस्ट अभी डिस्कस ही कर लेते हैं ना, देख लेते हैं उसमें कितने क्वेश्चंस कैंसिल होने वाले हैं। ओके ये बच्चों, ये वाली करनी है ना डिस्कस, 2। बताओ बच्चों इसमें। अच्छा बच्चों, ये शीट ना मेंस और मेडिकल के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन शीट्स में ना मतलब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी कवरेज है। ठीक है, तो मतलब अच्छे से करना हर क्वेश्चन। हाँ, 12th का आंसर बन आएगा ना। हम्म, आगे। 23rd क्वेश्चन। Hmm, 15th, particle one dimension motion, B. With non-zero speed may have non-zero velocity. हाँ, तो ठीक है, B is correct। और C,
विद कांस्टेंट स्पीड मे नॉट हैव जीरो एक्सेलरेशन। तो हाँ, ए बी सी तीनों ठीक है। हाँ सी, बट ये है कि लिखा हुआ है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन, तो सी नहीं करना चाहिए हमें, है ना। तो समझ गए बच्चों? इसके बाद कौन सा था, 23rd कर रहे थे हम? तो बच्चों सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कर्व पार्ट की इक्वेशन है, मतलब ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है? कि पहले स्ट्रेट लाइन और बाद में कर्व, ऐसा क्यों बना है ग्राफ? यस, तो ऐसा इसलिए बना है क्योंकि पहले वो आ, दोनों हवा में थे, तो तब तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो थी। आपको याद है ग्राफ्स में हम क्या कहते थे कि अगर एक्सेलरेशन जीरो होती है तो स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ। तो जितना पोर्शन स्ट्रेट लाइन है वो वाला पार्ट है जब रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, राइट। और कर्व वाला पार्ट कब बन रहा है? जब फिर से रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गई। फिर से रिलेटिव एक्सेलरेशन कब आ जाएगी? जब 15 वाला जो है वो ग्राउंड पे आ गया। समझ रहे हो बच्चों? क्योंकि तब उसकी एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई, तो उसको 30 वाले की तो एक्सेलरेशन दिखेगी। क्लियर? बोलो बच्चों, क्लियर? क्या चाहिए? तो तो अगर हम मतलब जस्ट फॉर प्रैक्टिस दोनों ही रीजन्स की इक्वेशन लिखने की कोशिश करें, तो आप देखो कि ये इनिशियल सिचुएशन है, थर्टी और 15। तो अभी अ, बच्चों पहले ये बताओ मुझे कि 15 वाला ग्राउंड पे कब पहुंचेगा, उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? वो हम निकाल सकते हैं ना, -200 इज इक्वल टू 15t माइनस 10t²। इससे t 8 आ जाता है, इज इट? ओके। तो तो टिल t लेस देन 8 आपकी क्या इक्वेशन बनी? जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है दैट इज 15।
और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है? 0। करेक्ट। तो जो इक्वेशन बनेगी वो सिंपली बन गई यू टी, तो ये 15 इंटू टी बन गई। राइट। मान लो आपसे यही पूछा जाता है कि जो इनिशियली वाला ग्राफ है उसकी स्लोप क्या है, कैरो आ भी रही है, अगर आप देखोगे कि वो थोड़ा सा शायद मिसप्रिंट्स है, वो 120/8 15 आ जाएगी। राइट। और अब फॉर टी ग्रेटर देन 8 क्या हो जाएगा? अब एकदम से जब वो ग्राउंड पे आ गया, अब उसको अब अब तो 15 वाले की वेलोसिटी भी 0 हो गई, एक्सेलरेशन भी 0 हो गई, अब तो अर्थ फ्रेम वाला ही काम हो गया सारा। तो अब उसको वेलोसिटी क्या नजर आ रही होगी इस इंस्टेंट पे 30 वाले स्टोन की? जो भी 30 वाले स्टोन की 8 पे वेलोसिटी बनेगी, है ना? तो वो बन गई 30 माइनस 10 इंटू 8। तो ये अभी जो वेलोसिटी है वो -50 है। ये समझ आया बच्चों? एक्सेलरेशन क्या है? -10। तो अब बच्चों यहाँ पे आप टाइम क्या पुट करोगे इस इक्वेशन में? अगर एक्चुअल टाइम टी हुआ है ना, तो इस वाली मोशन में कितना टाइम मिला? क्या ये समझ आता है कि इस वाली मोशन में t-8 मिला? सोचो अगर एक्चुअल टाइम 9 सेकंड्स हो गए, बट बिना रिलेटिव वाला टाइम तो 1 सेकंड ही है ना, क्योंकि 8 सेकंड तक तो रिलेटिव ही था। स्टोन 10 एक्सेलरेशन के लिए कितने टाइम के लिए गिरा? 1 सेकंड के लिए। तो अब आप ये वैल्यूज पुट करके इक्वेशन लिख दोगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उससे आपका आंसर आएगा। अंडरस्टूड बच्चों? मतलब तो सारी कहानी बस यही थी कि ये जो मतलब बस टाइम में t-8 डालना था। बच्चों और कोई शॉर्टकट मेथड?
दूसरा बच्चों शॉर्टकट मेथड ये हो सकता है ना कि अ, जैसे ग्राफ से दिख रहा है कि 10 पे तो उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो आप इक्वेशंस ऑप्शन में से चेक कर सकते हो कि t इक्वल टू 10 को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, isn't it? और एक तीसरा मेथड भी बच्चों हो सकता था कि आप अगर इस चक्कर में नहीं डलना चाहते तो आप क्या कर सकते थे कि सीधा ही उसकी, ये तो पक्का है ना बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है कि जो कर्व पार्ट है वो तो अर्थ फ्रेम के हिसाब से ही है। तो आप सीधा ही u को 30, a को -10 और टाइम t, मतलब ये t इक्वल टू 0 से इक्वेशन लिख दो 30 वाले की। t इक्वल टू 8 के बाद तो वो उसी को ही सेटिस्फाई कर रहा होगा ना वो। तो आप ये समझ पा रहे हो कि ये जो मैंने दो लिखी है इक्वेशंस दोनों सेम ही बात है, क्योंकि एक में बस क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी 8 सेकंड्स वाली लिख के उसके बाद वाला टाइम ले लिया, पहले में इनिशियल वेलोसिटी 30 लेके शुरू से टाइम ले लिया। ये क्लियर हो रहा है सबको? बोल दो भाई कुछ। ओके चलो आगे बचाओ। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, हमें xt ग्राफ दिया हुआ है, हमें कहा है कि 3 इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, और अच्छे क्वेश्चन है बच्चों 19 20, और आपको उस इंटरवल में एवरेज स्पीड बतानी है बच्चों, है ना। अब ये एवरेज स्पीड आएगी कैसे बच्चों, xt ग्राफ से एवरेज स्पीड कैसे आएगी? डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, है ना। तो और आपको इक्वल इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो आपको तो बस ये देखना है कि किस इंटरवल में डेल्टा एक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा है ना, क्योंकि डेल्टा टी तो सेम है। तो डेल्टा एक्स का क्या मतलब हुआ, मतलब ये वाई में गैप, है ना। तो वो हम देख सकते हैं कि 3 में सबसे ज्यादा है। गिवन बी, V2 सबसे ज्यादा। नहीं, सी आना चाहिए इसका आंसर ना।
है ना बच्चों? आगे। 25th में ग्राफ नहीं गिवन है ना? बट ऑप्शन से वैसे आइडिया लगा सकते हो कि मतलब मेरे ख्याल से ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये तो उन्होंने सारे केसेस में स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही लिखी हुई हैं अगर आप देखो। मतलब अगर आप ऑप्शंस देखो ना, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि मतलब एक टाइम t1 है, एक टाइम t2 है, उसके बीच में सारी इक्वेशंस लिखी हुई हैं। तो आप ये समझ ही रहे हो कि x एट t2 का क्या मतलब है कि t2 टाइम पे क्या x है। एंड मतलब ये, हाँ, अब ये नहीं पता चल रहा आपको ऑब्वियसली कि भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या क्या है ना? मतलब अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होएगी फिर तो ए और बी ठीक हो गए। डी जनरल हो गया। तो इसको ऐसे हम क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि, और अगर हम यहाँ लिख दें ऑलवेज करेक्ट, है ना, तो फिर डी बन जाएगा ना, क्योंकि ये तो हमेशा ही होगा। समझ गए बच्चों? हाँ बच्चों, पार्ट ए में और कोई तो नहीं है डाउट? बी पार्ट। बी में 13। तो कौन से ग्राफ्स प्रैक्टिकली नहीं हो सकते? अब देखें हम, तो 3 तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो 1 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 1 इज टॉकिंग अबाउट सडन चेंजेस इन वेलोसिटी। तो प्रैक्टिकली यू कैनॉट चेंज वेलोसिटी सडनली, कुछ तो टाइम लगता ही है। तो 2 और 4 हो सकते हैं। अंडरस्टूड? ये समझ लो ना, 1 में जैसे क्या शो हो रहा है, जैसे ये वाला पार्ट है कि भाई ये क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी में सडन चेंज आ गया, टाइम तो हिला नहीं, वेलोसिटी चेंज हो गई। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब दिस मींस इनफाइनाइट एक्सेलरेशन व्हिच मींस इनफाइनाइट फोर्स, राइट? आगे बच्चों।
और कोई बचाओ? डन। बच्चों आज प्लान के अकॉर्डिंग सिर्फ यही थी 1D या 2D भी थी? मैं भूल गया। 2D भी है ना? यस। सेकंड क्वेश्चन। मतलब सेकंड में ए ऑप्शन में प्लस आएगा है ना? तब ठीक होएगी वो, अदरवाइज तो फिर कोई ऑप्शन ठीक नहीं है। आगे। और बचाओ। जैसे बच्चों ये 19th है, ये बिल्कुल वैसे ही बन गया ना जो अभी अभी हमने ठीक किया है। जैसे इसमें लिख दिया इन्होंने फॉर एनी आर्बिटरी मोशन, हमने भी यही किया अभी। हाँ जी। कोई डाउट लग नहीं रहा मुझे इसमें। डन बच्चों। ठीक है। चलो बस एक और टेस्ट देख लें जो। एक तो सेकंड होगा है ना? थर्ड होगा।
एट्थ होगा। 11th होगा। 12th तो बच्चों आता है ना केमिस्ट्री से? 14th होगा। 18th में आर नहीं पता चलेगा आपको ना? 18th। 22 तो हो जाएगा ना? 22 में मतलब अगर आंसर बी है फिर नहीं होगा, अदरवाइज हो सकता है। आई थिंक बी तो नहीं है इसका, शायद ए या डी में से होगा कुछ, है ना? इज इट बच्चों? क्या आंसर है 22 का? ए। तो रेजिस्टेंस तो आप निकाल ही सकते हो 10th की नॉलेज से। वोल्टेज अपॉन करंट। तो 22 नहीं होगा भाई, कैंसिल। 23 होगा। 7। तो 7 हो गए, है ना? ठीक है। कोई कोई वैसे कोई और डाउट तो नहीं था इसमें? सिंपल ही लग रहा है टेस्ट तो वैसे मुझे। ठीक है, चलो। अब अपनी क्लास बच्चों, आज का टेस्ट आपका टाइमिंग्स ओपन है। आई थिंक आपका टेस्ट आप दे सकते हो, ये डला हुआ है। आई थिंक ये आज रात 9 बजे तक होगा। 9:30 बजे तक। और एक आपका एक और टेस्ट भी होना है ना बच्चों, इतने पोर्शन का ही, मतलब वो सारे का कंबाइंड। हाँ, वो कल डल जाएगा, ठीक है। चलो। कल फिर क्लास तो नहीं है? क्लास में आपको मैसेज कर दूंगा, जो अपने प्लान के अकॉर्डिंग जब बन रही होएगी तभी होएगी, है ना? आई थिंक अभी कल भी नहीं होएगी और परसों फ्राइडे वाली भी नहीं बनती है एज पर प्लान, है ना? तो अगली 2 क्लासेस अब नहीं है। यस, आज टेस्ट है। आज 1D 2D का आज है। और पूरे का यूनिट्स मिला के कंबाइंड जो है वो कल होएगा, ठीक है। मैं ऐसा कर देता हूँ, मैं दोनों टेस्ट कल तक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने जब देना होगा दे देना।
चलो ठीक है बच्चों, ओके डन। मैं केवीपीवाई टेस्ट ना पूरे वीक के लिए ओपन करवा रहा हूँ आपके, वो आप जब मर्जी दे सकते हो। चलो ओके बच्चों, बाय।